Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a series of lecture regarding the renal pathology. लेकिन आज का जो टॉपिक है renal pathology में वो है nephrotic syndrome. So let's start with the very basics कि nephrotic syndrome जो है वो किस एरिया से जो है वो रिलेटेड है. It's actually a disease related to the kidney. पहले जो है वो हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन क्या है. इट्स स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट द किडनी, और उसके साथ जो है वो उसकी जो फिल्ट्रेशन रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है वो पढ़ेंगे. और उसके बाद जो है उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं कि कौन कौन से एरिया में अगर कोई पैथोलॉजी आ जाती है तो इस एरिया की वजह से इस एरिया की पैथोलॉजी की वजह से कौन से डिजीज़ जो है वो अपेयर हो सकती है सिस्टमिकली. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ऑफ नेफ्रॉन की, स्पेशली जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है आप देख सकते हैं. तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है वहाँ पे कौन सी, एक तो कैपिलरीज है जो एपेरेंट आर्ट्रियोल्स है और इपेरेंट आर्ट्रियोल्स है. जो 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 ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आती है, जो फिल्ट्रेशन में आती है उसको एपेरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं. जो बाहर जाती है वहाँ पे इफेरेंट आर्ट्रियोल्स है. उसके बाद जो है फिर एंडोथेलियल सेल्स हैं उसके पेरिफेरी की, और उसके साथ ही बिल्कुल एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसको हम GBM कहते हैं, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन. और उसके बाद जो है फिर क्या है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. बात यहाँ पे अब नॉर्मली हम जो कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स पढ़ते हैं तो वो इस तरह नहीं होता. यहाँ पे थोड़े से मॉडिफिकेशन है. यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स है वो फेनेस्ट्रेटिंग एंडोथेलियल सेल्स है. फेनेस्ट्रेटिंग इज लाइक अ पोर. यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स लाइक अ पोर, फेनेस्ट्रेटेड है. और एक जो यहाँ पे जो पोर्स है एक फेनेस्ट्रेशन की, उसकी जो डायमीटर है वो तकरीबन है 70 to 100 नैनोमीटर. और यहाँ पे उसके बाद जो है फिर जो पोडोसाइट्स है नीचे वाले, दिस इज़ द एपिथेलियम ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यहाँ पे जो पोडोसाइट्स है उसमें स्लिट्स होते हैं, इसमें लाइक फिंगर स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो वो एक दूसरे में बिल्कुल मिले हुए होते हैं. जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक पोडोसाइट का फिंगर्स है, डिजिटल्स है एक दूसरे के, वो ये एक दूसरे में मिल रहे होते हैं. तो इनके बीच में एक स्लिट सा बना होता है, इसको क्या कहेंगे हम, फिल्ट्रेशन स्लिट. इन पेडिकल के बीच में जब दो पेडिकल जो है वो कंबाइन होते हैं तो उसके बीच में स्टिल जो है वो फिर गैप सा रहता है. तो इस गैप को क्या कहेंगे हम, फिल्ट्रेशन स्लिट या फिल्ट्रेशन गैप. और इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, वो तकरीबन है 20 नैनोमीटर. अब इस चीज़ पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ कि इसकी डायमीटर जो है वो 70 to 100 नैनोमीटर है, और जो पोडोसाइट जो स्लेट्स हैं के बीच में जो फिल्ट्रेशन स्लेट्स है उसकी जो डायमीटर है तो उसकी डायमीटर जो है वो 20 नैनोमीटर है. तो उसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट बैरियर प्रेजेंट है. नॉर्मली जो जिन मॉलिक्यूल या जो प्रोटीन है या जो आयंस हैं, जो भी जिस चीज़ में यहाँ से फिल्टर होना है उनकी जो साइज़ है उससे कम होना पड़ेगा, तो तभी जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड में ट्रैवल कर सकेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है. दिस इज़ द कैपिलरी स्पेसेस यहाँ पे. और कैपिलरी स्पेस में भी जो यहाँ पे मैंने आपको कहा बताया कि यहाँ पे जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज की जो एंडोथेलियल लाइन है, दिस इज एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज. लेकिन ये आम एंडोथेलियम नहीं जिसमें फेनेस्ट्रेशन होते हैं, पोर्स होते हैं. उसके बाद GBM है, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, और साथ में जो है वो पोडोसाइट्स हैं. अब ये पोडोसाइट जो है, जब इसकी एक पोडोसाइट और दूसरे पोडोसाइट की जो पेडिकल्स होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगलिंग कर रहे होते हैं तो फिर क्या, लेकिन वो नीचे से बेसमेंट मेम्ब्रेन को जो है वो भी सपोर्ट कर रहे थे, उसको रखकर उसके ऊपर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन रखी हुई है. अब कुछ ऐसी डिजीज़ में है जहाँ पे ये पोडोसाइट्स की जो पेडिकल्स हैं
और बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो गैप है, वो जो जंक्शन है, वो रिलीज़ होती है, तो वहाँ पे भी और भी जो है वो फिल्ट्रेशन ईजिली होती है। सही है ना। तो एक डिजीज़ में ये पॉसिबल है। और नीचे जो है वो यूरिनरी स्पेस है। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो मैंने कहा हुआ है कि यहाँ पे जो फेनेस्ट्रेटिंग कैपिलरीज है उसकी जो डायमीटर है वो 70 to 100 है, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो स्लेट्स है नीचे पोडोसाइट्स की, वो स्लेट की जो कैप है वो कितनी है, तकरीबन 20 है। तो इस वजह से मैं इस चीज़ पे मैं क्यों फोकस करूँ, द पॉइंट विच आई वांट टू हैमर इन योर माइंड इज आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज बैरियर। अब कुछ ऐसी मॉलिक्यूल्स की या ऐसे प्रोटीन की जिसकी साइज़ जो है वो इनसे कम है, तो नीचे प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टेबल में ट्रेवल कर सकेगा। अब आप अल्ब्यूमिन की जो साइज़ की बात करें, तो अल्ब्यूमिन की जो है वो साइज़ तकरीबन 70 किलो डेल्टन है। कितनी है, 70 किलो डेल्टन है। तो वो इजीली ट्रेवल कर सकेगा इनसे, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल यूरिन में जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी एक बैरियर है जिसको हम चार्ज बैरियर कहते हैं। क्या? चार्ज बैरियर। साइज बैरियर का कॉन्सेप्ट ये है कि जिन मॉलिक्यूल की साइज़ जो है वो 70 to 100 या 20 से कम है नैनोमीटर, तो वो इजीली मूव कर सकेगा, फिल्टर हो सकेगा। लेकिन जिनकी साइज़ जो है वो 20 से ज़्यादा है, तो फिर वो मूवमेंट नहीं कर सकेगा। अब एल्ब्यूमिन की जो है वो 20 से नैनोमीटर से कम है, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चार्ज बैरियर है। अब यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे जो प्रोटीन है वो भी, प्रोटीन पे नॉर्मली जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और एल्ब्यूमिन जो है वो भी प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, तो वो भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव रिपील ईच अदर। तो उस वजह से जो एल्ब्यूमिन है, हाँ कि उसकी साइज़ जो है वो कम है, लेकिन फिर भी वो फिल्टर नहीं होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ पे चार्ज बैरियर है। अच्छा, अब कुछ ऐसी पैथोलॉजी है जहाँ पे कुछ साइटोकाइन जो है वो आ जाए और इस जो नेगेटिव चार्ज बैरियर है इसको न्यूट्रलाइज करे। तो उसी सूरत में जो है वो फिर क्या होगा, उसी सूरत में ये होगा कि वहाँ पे जो एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है वो इजीली मूव कर सकेगा, और अब जो यूरिन में आएगा तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, प्रोटीन यूरिया। अच्छा, इथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो वो दो है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, वो फर्स्ट है MGN, मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी, और सेकंड जो है वो MCD या मिनिमल चेंज डिजीज़, और थर्ड पे जो है वो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस FSG, और फोर्थ में जो है वो मेम्ब्रेनियस या मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में MPGN, और जो इम्यून मीडिएटेड IgA रिलेटेड नेफ्रोपैथी है उसको हम डायबिटीज कहते हैं। अच्छा, अब प्रोटीनूरिया के बाद हमने की कि अब कुछ ऐसी डिजीज़ में जहाँ पे साइज बैरियर या चार्ज बैरियर जो है वो उसमें कुछ पैथोलॉजी आ जाती है। अब प्रोटीन जो है वो इजीली मूव कर सके, कहाँ पे, जो प्लाज्मा है वहाँ से लेके यूरिन में इजीली जो है वो ट्रेवल कर सकेगा। तो अब इसकी जो डिफरेंस है वो भी थोड़ी सी उसको क्लासीफाई करते हैं। सपोज दिस इज अ पेशेंट ऑफ पेशेंट ए। इसमें क्या है कि इस पेशेंट में जस्ट जो है वो एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन में आ रहा है इसमें, सही है ना। उसके यूरिन में जो है वो सिर्फ एल्ब्यूमिन आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया कहेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिकली वो क्या आ रहा है, सिर्फ जो है वो एल्ब्यूमिन यूरिन में आ रहा है। अब पेशेंट भी जो है वो ये हैं, अब इसके यूरिन में जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ साथ जो है वो ग्लोबुलिन भी आ रहा है या अदर प्रोटीन जो है वो भी आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया, क्योंकि अब जो है वो स्पेसिफिकली एक एल्ब्यूमिन जो है वो नहीं आ रहा, लेकिन साथ में जो है वो दूसरी ग्लोबुलिन्स भी है या अदर प्रोटीन जो है वो भी आ रहे हैं साथ में, तो उसको हम नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया कहते हैं। लेकिन सब नेफ्रोटिक रेंज का क्या मतलब है, सब नेफ्रोटिक रेंज का मतलब ये है कि इसके यूरिन में जो रेंज है प्रोटीन की वो लेस देन 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से होगा, तो उसको हम सब नेफ्रोटिक रेंज कहते हैं।
इस पेशेंट बी में जो यूरिन में प्रोटीन आ रहा है उसकी अमाउंट जो है वो लेस देन 3.5 ग्राम पर डे होगा, तो वो सब नेफ्रोटिक रेंज में होगा। अब आप पेशेंट सी को देख लें, इसमें जो है वो नॉन सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन सेलेक्टिव भी हो सकता है। इसमें जो है वो एल्ब्यूमिन भी आ रहा है, ग्लोबुलिन भी आ रहा है, दूसरे प्रोटीन है वो भी आ रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, ये होगा कि एक उसकी जो लेवल है वो जो है वो नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन है, प्रोटीन यूरिया है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन जो है यूरिन में आ रहे हैं। लेकिन ये नेफ्रोटिक रेंज में है। नेफ्रोटिक रेंज का मतलब ये है कि इसकी जो रेंज है वो ग्रेटर देन 3 sorry this is not greater, it's greater than 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से होगा प्रोटीन यूरिया में। यूरिया में जो प्रोटीन होगा उसकी अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से होगा, तो फिर वो क्या होंगे, वो नेफ्रोटिक रेंज में आता है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो इन चीज़ों पे जो है वो डिस्कस है। अभी एक चीज़ जो है वो हमने डिस्कस की कि प्रोटीन यूरिया किस तरह आता है। तो प्रोटीन यूरिया जो है वो चार्ज बैरियर या साइज बैरियर की कोई पैथोलॉजी या एब्नॉर्मलिटी की वजह से फिर क्या होगा, यूरिन में प्रोटीन आएगा। अब ये प्रोटीन यूरिया जो है वो सेलेक्टिव भी हो सकता है, नॉन सेलेक्टिव भी हो सकते हैं। नॉन सेलेक्टिव में सब नेफ्रोटिक रेंज में भी हो सकता है, या नॉन सेलेक्टिव में जो है वो नेफ्रोटिक रेंज में भी हो सकता है। अच्छा, अब प्रोटीन की वजह से फिर क्या होगा, जो प्रोटीन यूरिया है इसकी वजह से फिर क्या होगा, अब जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो यूरिन में जा रहा है, तो उसकी वजह से जो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की लेवल है वो क्या होगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। क्या होगा, एल्ब्यूमिन की जो लेवल है प्लाज्मा में वो क्या होगा, वो उसकी डिप्लीशन होगी। तो अब ये चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जब प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की लेवल कम होगी तो उससे कौन कौन से डिजीज़ जो है वो आ सकती है, लाइक एडीमा, ये एब्नॉर्मलिटी जो है वो आ सकती है इसमें, या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है इसमें, ये पढ़ेंगे। लेकिन सेकंड जो है वो हम हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया कहेंगे या पढ़ेंगे। अच्छा, नेफ्रोटिक इट्स नॉट एज डिजीज, इट्स अ सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे मल्टी ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो है वो प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से होगा, या आप MCQs वाइज से जो है वो आप पढ़ सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में जो है वो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा, एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा। किस तरह होगा ये मैं अभी आगे पढ़ के बता देता हूँ आपको। और एडेमा होगा या एडीमा या ओडीमा, आप जो भी कहें उसको। तो ये 4 चीज़ें हो सकती है उसमें। हालांकि इससे और भी जो है वो मिनिमम चेंजेस हो सकती है, वो मैं आगे पढ़ के पढ़ा दूँगा आपको कि ये 4 चीज़ जो है वो मेनली होगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अच्छा, अब आपको पता चल चुका है कि प्रोटीन में जो यूरिया में जो है वो प्रोटीन जा रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है। तो अब प्लाज्मा में जो है वो प्रोटीन की लेवल डिक्रीज़ हो चुकी है, तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, सिस्टम जो है वो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन है ये, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या जो ऑनकोटिक प्रेशर है, दिस इज़ होली सोली रिलेटेड। दिस जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस वजह से है, वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से है। अब प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो शिफ्ट होगा इंट्रावास्कुलर, कहाँ पे, इंटरस्टिशियम जो है वो शिफ्ट होगा। किस तरह होगा मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मल फिजियोलॉजी इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ आर्टीरियल साइड, दिस इज़ कैपिलरी, उसके बाद ये वेन साइड है। नॉर्मल यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। दिस इज़ मिड लाइन, यहाँ पे वीनस साइड है, यहाँ पे आर्टीरियल साइड है कैपिलरीज की। अब मैं आप एक ग्राफ ड्रा कर देता हूँ कि यहाँ पे जो दिस इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड दिस इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे जो आर्टीरियल साइड पे वो तकरीबन 40 या 38 या 35, कुछ बुक्स डिफरेंट लिखते हैं, 35 या 40 mmHg जो है वो होते हैं। क्या होता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो फ्लूइड को जो है वो बाहर शिफ्ट करे। तो अब यहाँ पे कैपिलरी एंड पे जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो वो जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आएंगे टिश्यू में, यहाँ पे टिश्यू में, सही ना।
अच्छा, अब वीनस साइड पे आप देख लें, वीनस साइड पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो स्टेबल है। लेकिन मतलब ये कि अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तकरीबन 20 या 15 आप कह लें, और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है इसमें। तो फिर क्या होगा कि जो इंटरस्टिशियल एरिया से इंट्रावास्कुलर जो है वो शिफ्ट होगा। दिस इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब पैथोलॉजी क्या है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो तो एज यूजुअल है, लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे वो यूरिन में लॉस हो चुकी है। तो फिर क्या होगा, जो फ्लूइड जो है वो बाहर आ चुकी है इंटरस्टिशियल एरिया में, वो मूव नहीं कर सकेगा और वो जो है वो कहाँ पे आएगा, इस इंटरस्टिशियल एरिया में रह जाएगा। तो उस वजह से फिर क्या होगा, फिर ओडीमा काज होगा। क्या काज होगा? ओडीमा काज होगा। अब ये ओडीमा जो है पेटिंग ओडीमा जो है वो भी है, नॉन पेटिंग ओडीमा जो है वो भी है, नॉन पेटिंग ओडीमा। अब ये क्यों है? कुछ कंडीशन में इस तरह होता है कि जो मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिफरेंस कर देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे दिस इज अगेन आर्टिकल साइड, दिस इज कैपिलरीज, दिस इज वेनस साइड। यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे सेंस है। नॉर्मल ये होता है कि जब फ्लूइड जो है वो यहाँ से शिफ्ट होके फिर यहाँ पे जो न्यूट्रिशन सप्लाई है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है, वो यहाँ पे आके फिर वो सप्लाई करते हैं और वो ऑक्सीजन जो है वो फ्लूइड यहाँ पे आके, लेकिन जब ये आ रहे होते हैं यहाँ से फ्लूइड, प्लाज्मा फ्लूइड, तो साथ में जो है वो कुछ स्मॉल प्रोटीन जो है वो भी लेके आ रहे होते हैं। अब प्रोटीन जो है वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं होंगी इंट्रावास्कुलर एरिया में, इंटरस्टिशियल शिफ्ट जो नहीं वो नहीं होगी। क्यों? लेकिन उसके लिए जो नेचर ने लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो ये प्रोटीन जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जो है वो फिर सेंट्रल वीनस में ड्रेन होंगी। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब कुछ पैथोलॉजी की वजह से जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है और फ्लूइड जो है वो यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे जा नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड जो है वो बिल्डअप होगा, तो ये ओडीमा यहाँ पे काज होगा। लेकिन जो प्रोटीन है वो लिम्फेटिक में कोई मसला ना हो तो फिर वो यहाँ से इजीली ड्रेन होगा। तो जब आप इस टाइप एडीमा को जो है वो इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो नॉन पेटिंग एडीमा होगा। क्यों? वो पेटिंग एडीमा होगा, सॉरी, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस होंगे। आप तकरीबन 30 सेकंड के लिए प्रेशर अप्लाई करें उस एरिया पे तो वो स्टेक होगा, क्योंकि वहाँ पे ओनली फ्लूइड है। अब कुछ ऐसी कंडीशन में जहाँ पे लिम्फेटिक वेसल, जहाँ पे कार्सिनोमा हो गया या कंप्रेशन हो गई या कोई ऐसी फॉरेन बॉडी जो वेसल्स को जो है वो ब्लॉक कर रही है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ जो प्रोटीन है यहाँ पे आ चुकी है वो ड्रेन नहीं करेगा, और प्रोटीन जो है वो ड्रेन नहीं करेगा तो यहाँ पे फ्लूइड के साथ प्रोटीन भी होती है, तो वो फ्लूइड अकोमोडेट करेंगी और जब आप इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पेटिंग जो है वो नहीं होगा। तो दिस इज नॉन पेटिंग एडीमा। अच्छा जी, अब एडीमा जो है वो काज हो चुकी है और पहले जो है वो प्रोटीन यूरिया हो गया, प्रोटीन यूरिया जो मोर देन 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से, फिर उसके बाद हाई प्रोटीनीमिया हो गया, प्रोटीन जो लेवल जो है वो प्लाज्मा में कम हो चुकी है, उसकी वजह से जो इंटेस्टिशियल शिफ्ट है कंपार्टमेंट से, जो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से इंटेस्टिशियल कंपार्टमेंट में फ्लूइड शिफ्ट हो चुकी है, उससे क्या हो गया कि वहाँ पे ओडीमा जो है वो काज हो गया है। अब क्या होगा, ये चीज़ आप पढ़ लें। जब एक्सेसिव परमेबिलिटी कुछ ऐसे कंडीशन में जहाँ पे मिनिमल चेन इम्प्रूवमेंट नेफ्रोपैथी हो गई या चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है या आपके जो पोर्स है उसमें अमाउंट में जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। कुछ कंडीशन में, कुछ डिजीज़ में इस तरह होता है कि जो
जो फेनेस्ट्रेटिंग कैपिलरीज है उसके साइज़ में इंक्रीजमेंट होती हैं, और कुछ इस तरह होता है कि जिसमें जो फेनेस्ट्रेटिंग कैपिलरीज में उसमें नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है। एक कहते हैं कि जो एक एंडोथेलियल से उसमें तकरीबन 1000 एंड 1000 जो है वो कैपिलरी स्पोर्स होते हैं। तो बाज़ डिजीज़ में ये होता है कि उसमें साइज़ इंक्रीज़ होता है उसके पोर्स की, बाज़ में होता है कि उसके नंबर इंक्रीज़ होते हैं, बाज़ कंडीशन में होता है कि उसके नंबर और साइज़ जो है वो दोनों इंक्रीज़ होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हैवी प्रोटीनयूरिया काज होगा। तो उस प्रोटीनयूरिया की वजह से फिर क्या होगा कि वहाँ के प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो डिक्रीज़ होंगे, स्पेशली एल्ब्यूमिन। लेकिन जब आपको पता है जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है बॉडी में, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए बॉडी में जो है वो कंपेंसेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यूरिन में जो है वो प्रोटीन आ रहा है और आपके प्लाज्मा में जो है वो प्रोटीन की लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो फिर क्या होगा, आपके लेवर जो है वो कंपेंसेट करेगा, क्योंकि लेवर जो है वो मेजर चंक ऑफ प्रोटीन जो है उसकी प्रोडक्शन करता है। तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ लिवर जो है वो मोर एंड मोर दिस इज सर्कुलेशन, दिस इज Bowman capsule, this is apparent arteriole, this is basement membrane, this is Bowman capsule, और साथ में जो है वो proximal convoluted tubules की सेल्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पैथोलॉजी हो गई है, उस पैथोलॉजी की वजह से प्रोटीन जो है वो लॉस कर रहे हैं, यूरिन में प्रोटीन जो है वो लॉस कर रहे हैं। तो और यहाँ पे जो प्रोटीन है प्लाज्मा में वो भी उसकी डिफिशिएंसी हो रही, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा है यहाँ से। तो क्या करेगा, इस एरिया को कंपेंसेट, इस प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उसको कंपेंसेट करने के लिए फिर क्या करेगा, लेवर जो है वो मोर एंड मोर प्रोटीन जो है वो इसकी प्रोडक्शन करेगा। लेकिन कहते हैं कि जब लिवर जो है वो अपने हाई लेवल पे जब उसकी जो लिमिट है जो एक्सीड होकर उस लिमिट पे जो है वो तकरीबन 10 to 12 ग्राम जो है वो उसकी हाईएस्ट प्रोडक्शन है पर डे के हिसाब से। आपकी यूरिन में जो है वो ग्रेटर देन 3.5 आ रहा है, तो फिर क्या होगा, स्टिल जो है वो कंपेंसेट नहीं करेगा। क्यों, वजह क्या है, हालांकि आपके पर डे प्रोडक्शन जो है वो 12 है और आपके पर डे जो है वो तकरीबन 4 है या 5 है, लेकिन फिर भी जो है वो कंपेंसेट नहीं करेगा, आपके प्लाज्मा में जो है वो प्रोटीन की लेवल डिक्रीज़ होगी। क्यों, उसकी वजह ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 जो है वो उसकी प्रोडक्शन हो रही है पर डे के हिसाब से, वो 10 यहाँ से फ़िल्टर हो रहा है, 10 के 10 जो है वो यहाँ से फ़िल्टर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स हैं, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स हैं, वो इस प्रोटीन को जो है वो कैप्चर करते हैं और इसकी कैटाबॉलिज्म करते हैं। क्या करते हैं, इसकी कैटाबॉलिज्म। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके यूरिन में 4 ग्राम आ रहा है पर डे के हिसाब से और यहाँ पे पर डे जो है वो 10 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 6 जो है वो इसकी डिग्रेडेशन करते हैं या मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म करते हैं उसकी। तो उस वजह से ये कंपेंसेट नहीं कर पा रहा होता। अच्छा, उसके बाद जब आपके प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो फिर वो क्या होगा, जो कोलाइड ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा और उसकी वजह से जो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में फ्लूइड जो है वो शिफ्ट होगा और वहाँ पे क्या होगा, फिर ओडीमा जो है वो काज होगा। अच्छा, अब फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल जो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये फ्लूइड जो है वो हाईली ऑस्मोल जो है वो उसकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे अब सेल जो है वो सॉलिड सेल जो है वो ज़्यादा है और जो प्लाज्मा है वो डिक्रीज़ है, क्योंकि वहाँ से फिल्टर हो चुके हैं। कहाँ पे, इंटरस्टिशियल एरिया में।
फिर वो क्या करेगा, जब वो ये हाइपर ऑस्मोलर ब्लड जो है वो सीएनएस या हाइपोथैलेमस में से जो पास होगा, वहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर है, तो वो ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो सेंस करेंगे, तो उसकी जो विस्कोसिटी है या जो डेंसिटी है ब्लड की वो ज़्यादा है, तो फिर वो एडीएच रिलीज़ करेगा। और एडीएच जो है वो फिर जो डिस्टल कन्वर्टेड टेबल्स है वो किडनी पे वर्क करेगा और फिर वहाँ से वाटर जो है वो रिटेंशन करेगा। जब मोर एंड मोर वाटर रिटेंशन होगी किडनी से, तो फिर क्या होगा, प्लाज्मा में जो है वो अगेन फ्लूइड आएगा, लेकिन फिर जो है वो वहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑनकोटिक प्रेशर है, वो स्टिल डिक्रीज है, तो अगेन जो है वो इंट्रावास्कुलर एरिया से इंटरस्टिशियल एरिया पे जो है वो शिफ्ट होगा, तो अगेन मोर एंड मोर ओडीमा होगा। सही है ना। अब दूसरा कंडीशन ये है कि वहाँ पे किडनी है, किडनी जो है वो हाइपर ऑस्मोलर ब्लड के रिजल्ट में क्या करेगा, रेनिन रिलीज करेगा, और रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन जो है उसको एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करेगा। रेनिन एक्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन पे और वो उसको कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में, एंजियोटेंसिन 1। अब वो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा किस में, एंजियोटेंसिन 2 में, लेकिन वो कौन करेगा, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग से जो है वो सीक्रेट होते हैं। फिर वो क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन 2 है वो उसके दो मेन प्रॉपर्टी है, एक तो ये कि वो हाईली वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करता है। जब हाईली वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होगी तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा, और जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो अगेन एंड अगेन जो है वो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में शिफ्ट होगा, तो अगेन ओडीमा। और दूसरा ये कि वहाँ पे वो एडीएच सिक्रीट करता है। सही है ना। तो अगेन जो है वो ब्लड डिस्टल कन्वर्टेड टेबल्स पे एक्ट करेगा और मोर एंड मोर वाटर रिटेंशन करेगा, तो फिर क्या होगा, अगेन प्लाज्मा में आएगा, अगेन जो है वो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, एंड दिस विल लीड टू एडीमा। अच्छा, अब आपको पता है कि लिवर ने जो है वो कंपेंसेशन स्टार्ट की, मोर एंड मोर प्रोटीन जो है वो सिक्रेट करे, लेकिन साथ में वो लिपिड पे जो है वो रिलीज़ करे या इसकी प्रोडक्शन कर रहा है। तो वहाँ पे जो LDL है या VLDL है या IDL है, तो वो क्या करेगा, वो मोर एंड मोर की प्रोडक्शन होगी, या ट्राइग्लाइसराइड की। तो दिस इज़ अगेन वेरी, वो क्या करेगा, वो हार्ट प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा। सही है ना। क्लोरोसिस, और फिर वो ब्लॉक करेगा कोरोनरी आर्टरी को, और उससे MI काज हो सकता है। अच्छा, लॉस ऑफ बॉडी प्रोटीन, यहाँ पे अगर कुछ एंटी थ्रोम्बिन 3 की बात करें या दूसरे जो कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं, अगर वो यूरिन में पास होंगी तो फिर क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम की जो प्रोटीन है वो नहीं होंगे। तो स्पेशली जो है वो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन जो है वो उसको रेफ़र करते हैं निमोनिया की वजह से। न्यूमोकोकल इन्फेक्शन जो है वो इस कंडीशन में हो सकती है जब इम्यूनोग्लोबुलिन या कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो लॉस होंगी, तो वहाँ पे न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। या दूसरी में जो है वो एंटीकोगुलेंट्स है या एंटी थ्रोम्बिन 3 है, उससे जो है फिर क्या होगा, जब लॉस ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3, तो उससे क्या है कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी, ब्लीडिंग होगी, और ये कि वहाँ पे जो प्लेटलेट्स की जो मेम्ब्रेन है या एंडोथीलियल से वो डिस्टर्ब होगी, और एंडोथीलियल के जो कॉलेजेस है वो अपेयर होंगे, और वहाँ पे प्लेटलेट्स एंडोथीलियल जो है वो कैस्केड की फॉर्मेशन होगी, तो वहाँ पे क्लॉट्स की फॉर्मेशन जो है या थ्रम्बस की या एम्बोलिक फिनोमेना जो है वो उसकी चांसेस ज़्यादा है। और थर्ड जो है वो, अगर आपके ब्लड जो है वो मोर एंड मोर कंसनट्रेटेड होगा या मोर डेंस होगा, तो फिर वहाँ पे हीमो कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली ब्लड स्टेसिस होगी, और अगेन जो है वो थ्रोम्बोजेनेसिस या थ्रोम्बोटिक फिनोमेना जो है वो हो सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन की हम बात कर ली यहाँ ये वाली, तो
इसमें स्पेशली हम बात करेंगे C3B की। C3B जो है वो मेजर काम करता है, वो एक एज ए ऑप्सोनिन काम करता है। वो बैक्टीरिया को जो है वो इसके सरफेस पे अटैच होता है और वो न्यूट्रोफिल को जो है वो उसकी डिटेक्शन कर देता है और न्यूट्रोफिल उसको इनगल्फ कर देता है। तो जब ये C3B नहीं होगा तो फिर अगेन जो है वो न्यूट्रोफिल जो है वो जो बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा और इन्फेक्शन जो है मोर एंड मोर वर्स होगा। अच्छा, साथ में जो है वो ट्रांसफेरिन की भी जो है वो यूरिन में ड्रेन होगी, ट्रांसफेरिन। तो अगेन जो है वो एनीमिया की चांसेस ज़्यादा है और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया उसकी चांसेस जो है वो ज़्यादा है। ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके लिवर जो है वो मोर एंड मोर लाइपोप्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे LDL है, IDL है, VLDL है या ट्राइग्लिसराइड्स की इंक्रीजिंग प्रोडक्शन होती है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा या उसको हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपके बोमेन कैप्सूल और जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल्स हैं वो क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि प्रोटीन जो है वो इसकी कैटाबॉलिज्म करता है। तो यहाँ से जो यूरिन में जो लिपिड आ रहे हैं या LDL है या HDL है, दोनों है, तो क्या करेंगे, कुछ जो है वो पास होंगे यहाँ से यूरिन में, कुछ जो है वो क्या करेंगे, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल जो इसलिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल्स है सेल्स है वो उसकी कैटाबॉलिज्म करेगा, सही है ना। तो इटसेल्फ जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन होगी कि यहाँ के आप इसकी पीच जो है वो इंक्रीज़ होगी और इटसेल्फ जो इसकी सेल्स है वो डाई होंगी और फिर वो यूरिन में शट डाउन होंगी। तो यूरिन में जो है भी उसको हम आएंगे। अब इस लिपिड की वजह से यूरिन में जो आ रहा है इसको हम लिपिडयूरिया कहेंगे। और जब आप देखेंगे उसमें एक पेशेंट में तो उसका तो ये होगा कि ब्लड जो है वो मोर डार्क होगा, सही है ना। और दूसरा क्या होगा, उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल लेयर होगा एक लिपिड की, वाइट सा येलो सा, इसको हम फ्लोटिंग लिपिड्स कहते हैं। अच्छा, अब जो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल्स की जो सेल्स है वो शेड होंगी नीचे, सही है ना। उसको हम क्या कहेंगे, फैट ओल बॉडीज़ कहेंगे उसको, फैट ओल बॉडीज़। जो फैट ओल बॉडीज़ है वो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल्स की जो सेल्स है वो शेड डाउन इनटू यूरिन में आएगा, उसको। अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में है कि वहाँ पे बॉडी में रिटेंशन होगी। मेजॉरिटी हम जो है वो एसाइटिस की बात कर लेते हैं, एक्चुअली तो जनरलाइज एडिमा होगा NSR का, लेकिन पेरिटोनियम में जो है वो उसकी फ्लूइड की एब्जॉर्ब रिटेंशन होती है, उस वजह से फिर क्या होगा, एक्चुअली जो ओडीमा है जो फर्स्ट टाइम उसकी प्री ऑर्बिटल ओडीमा जो है वो है। प्री ऑर्बिटल जो है वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो स्किन और टिश्यू के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हैंड। वहाँ पे टिश्यू में जो है वो स्किन में एरिया जो है वो कम है और जो प्री ऑर्बिटल एरिया है वहाँ पे स्पेस जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन ईजिली होता है। तो वहाँ पे फिर क्या होगा, आपके आईज जो है वो स्विल होंगे और जिसको हम फफी आइलिड्स भी कहते हैं। स्क्रूटल स्वेलिंग भी हो सकती है, वेट गेन, क्योंकि वहाँ पे बॉडी में फ्लूइड जो है वो रिटर्न होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए होगी कि वहाँ पे एब्डोमिनल कैविटीज़ में क्या है, वो फ्लूइड ज़्यादा हो चुकी है एब्डोमिनल कैविटी में, और जो डायफ्राम है वो उसको अपवर्ड की तरफ पुश करेगा और जो चेस्ट कंप्लायंस है वो डिक्रीज़ होगा। हाइपरटेंशन क्यों होगा कि वहाँ पे रेनिन में जो एंजियोटेंसिन 2 है वो वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से फिर क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ओलिगोयूरिया क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो है वो हाईली कंसनट्रेटेड होगा, लेकिन ये लेड स्टेज में होती है। फोम यूरिन होगा, फोम यूरिन जो है क्यों होगा कि वहाँ पे फिर लिपिड्स जो है वो भी या प्रोटीन जो है वो सिक्रेट होती है। दिस इज़ प्री ऑर्बिटल ओडेमा, ये आप देख सकते हैं, स्वेलिंग है बिल्कुल, और ये आप देख लें पिटिंग एडिमा। इसमें ना भी मैकेनिज्म आपको पता है कि किस तरह जो है, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल जो है वो नॉर्मल होते हैं और सब जो है वो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल एरिया में, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे ओनली फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो नीचे चला जाता है।
तकरीबन आपको 30 सेकंड के लिए उसको प्रेस करना है, 30 सेकंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो भी, कोई सजेशन हो तो भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।